मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में सॉल्यूशन यूनिट के अंदर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था और अब हम आज स्टार्ट करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मीन्स क्या है अपने पास? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? किसी भी दो लिक्विड का ऐसा मिक्सचर है, लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट था बट हमने उनको एक सर्टेन कंपोजिशन में लिया है और एक सॉल्यूशन बनाया, और ये जो सॉल्यूशन है इसमें दोनों कंपोनेंट जो होता है वो सेम टेम्परेचर पे बॉइल होता है। ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि अपने पास दो अलग अलग लिक्विड थे जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है। सपोज मेरे पास दो लिक्विड है ए और बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। बट जब इन दोनों कंपोनेंट को, दोनों लिक्विड को हम एक फिक्स रेशियो के अंदर, एक फिक्स कंपोजिशन के अंदर अगर मिक्स कर दें तो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है, यानी ए और बी जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था वो सेम टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं। ऐसा जो मिक्सचर होगा उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? द सॉल्यूशन विच बॉइल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द सॉल्यूशंस which boil at constant temperature and can distill unchanged in composition, can distill unchanged in composition are called azeotropic mixture। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स और वी कैन से solution in which all component boil at constant temperature without any changing in their कंपोजिशन। यानी जो डिफरेंट डिफरेंट नेचर के जो लिक्विड्स थे वो सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है और एक सिंगल कंपाउंड या एक सिंगल सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। दैट्स कॉल्ड द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यहां पर जो मिक्सचर बना है क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट जो है वो सेम टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, तो डिस्टिलेशन मेथड जो होता है उससे उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए हमने क्या बोला डेफिनेशन के अंदर? कंपोजिशन अनचेंज्ड एट द डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर हम लिक्विड को डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो होता है उससे भी हम कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। इट मींस हमारे पास लिक्विड या सॉल्यूशंस, ऐसा सॉल्यूशन है जो दो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के एक फिक्स कंपोजिशन से प्रिपेयर किया हमने, और अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉइल होता है। ऐसे कंपोनेंट्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है उसकी डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गया। सॉल्यूशन which boil at the constant temperature and unchanged in composition when distilled the solution are called azeotropic mixture। The solution which boil at constant temperature and can distill unchanged in composition are called azeotropic mixture। azeotropic mixture ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट जो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले सॉल्यूशंस होते हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर या सेम टेम्परेचर पर बॉइल होते हैं, और उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सेम है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, इट मींस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट करते हैं, इंप्योरिटी को रिमूव करते हैं, या दो सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन मेथड से। लेकिन डिस्टिलेशन मेथड में क्या होना चाहिए अपने पास? टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। बट यहां पर जो कंपोजिशन ले रहे हैं हम सॉल्यूशंस का, वो कंपोजिशन इस टाइप का कंपोजिशन है कि वो दोनों ही लिक्विड सेम टेम्परेचर में बॉइल होता है। इट मींस यहां डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा हम
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जो लिक्विड्स का सॉल्यूशन बना हमने, उसको हम बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है उसको हमने फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और सेकेंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब यहां पर हमको बात करनी है मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। तो मींस क्या हुआ अपने पास, हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास जो मिक्सचर है उसमें दोनों कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वो उनकी प्योर कंडीशन के कंपैरिजन में, प्योर फॉर्म के कंपैरिजन में अगर इंटरेक्शन फोर्सेस वीक है तो उस केस के अंदर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इट मींस उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन बिहेव एक्ट एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो डेविएशन शो कर रहा है, कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, किससे? राउल्ट्स लॉ से। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले लिक्विड है या सॉल्यूशंस हैं वो सब किसमें आएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, these types of solutions shows large positive deviation from राउल्ट्स लॉ। अब अगर राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इट मींस इनका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में क्या होगा? हाई होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन के अंदर। इसलिए यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया अपने पास? डिक्रीज हो गया और यहां पर वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया। इस केस में हमने क्या कहा था कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक है, इट मींस राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेंपरेचर पर सॉल्यूशन जो है वो बॉइल होगा। एग्जांपल हम यहां पर तो इथेनॉल और वाटर का अगर एग्जांपल लें तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 इथेनॉल और वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 373, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अपने पास। यहां पर अल्कोहल का 95% सॉल्यूशन लिया, ठीक है। इफ वी टेक 95% aqueous solution of ethanol, it means 95% तो इथेनॉल है, 5% क्या है? H2O है। तो यहां पर जो अल्कोहल का ये सॉल्यूशन है, ये अल्कोहल का सॉल्यूशन जो है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह बिहेव करता है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 डिग्री केल्विन और H2O का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। बट जब यहां पर हम इसका मिक्सचर बनाते हैं तो उस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। मींस प्योर कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.5, H2O कितना है? 373 केल्विन है, ठीक है। बट अगर 95% एक्वस सॉल्यूशन ले इथेनॉल का तो उस केस के अंदर यहां पर जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 351 केल्विन। मींस अल्कोहल भी इस टेंपरेचर पे बॉईल होता है और H2O भी इस टेंपरेचर पे बॉईल हो रहा है। दोनों के लिए टेंपरेचर क्या हो गया? कांस्टेंट टेंपरेचर हो गया। तो हमने एजियोट्रॉपिक की डेफिनेशन क्या बोला था कि सॉल्यूशन इन विच ऑल कंपोनेंट बॉईल एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो यहां पर जो दोनों कंपोनेंट हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 351 केल्विन हो गया। तो ये जो कंपोजिशन है ये फिक्स कंपोजिशन है। अगर कंपोजिशन चेंज कर देंगे तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर क्लियरली डेफिनेशन में क्या बोला है कि फिक्स कंपोजिशन लेना है कंपोनेंट्स का। लिक्विड जो है उनका एक फिक्स कंपोजिशन होता है जिससे हमने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जब उसको बॉईल करते हैं तो उसका टेंपरेचर क्या होता है? कांस्टेंट टेंपरेचर होता है। दोनों लिक्विड सेम टेंपरेचर पे बॉईल होता है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.5, H2O का 373 केल्विन। बट दोनों का जो मिक्सचर 95% सॉल्यूशन है वो किस टेंपरेचर पे बॉईल हो रहा है? 351 केल्विन पे।
इट मींस ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है इस पे H2O भी बॉयल हो रहा है और इथेनॉल भी, और ये टेम्परेचर इन दोनों के प्योर बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में क्या है, डिक्रीज हो रहा है। इट मींस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। इट मींस वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इट मींस इनका जो इंटरेक्शन फोर्सेस हो रहे हैं वो वीक हो गए, और इंटरेक्शन फोर्स वीक हुए इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सेकंड हम बात करें यहां पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मींस क्या होगा अपने पास, जैसे यहां मैंने कहा कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। और अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है इट मींस इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस इनके जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ component in this solution are greater than their pure form, ठीक है। और प्योर फॉर्म के कंपैरिजन में इंटरेक्शन फोर्सेस जो है वो ग्रेटर है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है इट मींस यहां पर जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल ले हम इसके अंदर 68% HNO3 सॉल्यूशन ले, 68% HNO3 सॉल्यूशन, 68% HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया। इट मींस मेरे पास 68% HNO3 और रिमेनिंग पार्ट क्या है, H2O है। अब देखो यहां पर जो HNO3 है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373 डिग्री है, सॉरी 354 केल्विन है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। यहां पर ये कितना है 354, ये कितना है 373 केल्विन। बट यहां पर जब मिक्सचर बना और अब मिक्सचर को अगर बॉईल करते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया 393.5 केल्विन। इट मींस H2O का बॉइलिंग पॉइंट था 373 और HNO3 का 354, लेकिन जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों ही कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे, जो कंपोनेंट्स थे, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस इंक्रीज हो गए। इंटरेक्शन फोर्सेस इंक्रीज होगा, बॉन्ड को ब्रेक करने ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। इट मींस यहां पर हाई टेम्परेचर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक इजीली नहीं होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और जहां बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा वहां क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से। इस केस के अंदर जो सॉल्यूशन है उनका बॉइलिंग पॉइंट प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में इंक्रीज होता है, यहां पर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। बट दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर बॉईल होता है, और यही रीजन है कि हम इनको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो आई थिंक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो पॉइंट था अपने पास वो आप लोगों का क्लियर हो गया कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है अपने पास। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर टू सॉल्यूशंस का एक मिक्सचर है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफर था, बट जैसे हमने इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया एक फिक्स कंपोजिशन के अंदर, तो उस केस के अंदर दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं और उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यही हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हमने टू टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, सेकंड हमारे पास है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होगा अपने पास, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट्स लॉ से, और मैक्सिमम क्या होगा, जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से। क्लियर है? तो ये हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो पॉइंट है अपने पास इक्वली सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों ही एग्जाम्स के अंदर, दोनों के बोर्ड पैटर्न के अंदर एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे क्वेश्चन आता है। नॉर्मली जो है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, या इनके कंपोजिशन का, या मैक्सिमम मिनिमम जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मिल जाएगा।
यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आए तो कैसे आएगा कि 95% इथेनॉल सॉल्यूशन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, रीजन क्या है? तो वहां हमको इसको बताना पड़ेगा कि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल है और दोनों ही कंपोनेंट कांस्टेंट टेंपरेचर पे बॉयल होता है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास था आज का फर्स्ट टॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सॉल्यूशन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन को हम टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तक का जो हाफ पार्ट है वो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया और इस हाफ पार्ट में हमने क्या किया? कंसंट्रेशन मेथड्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, इफेक्टिंग फैक्टर्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन प्लस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये हमारे पास सॉल्यूशन का फर्स्ट हाफ था। अब हम बात करते हैं सेकंड हाफ की और सेकंड हाफ जो है वो स्टार्ट होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 11th में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा होता है जो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये हमारे पास एक क्वांटिटिव वैल्यू है, क्वांटिटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या हुआ? Properties of solution, properties of solution which depends on number of solute particles in solution। तो हमारे पास कीवर्ड क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, दैट्स कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या क्या? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 टाइप्स की है। फर्स्ट है relative lowering of vapor pressure, second elevation in boiling point, third depression in freezing point, and fourth ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सा है? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये चारों ही सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो केवल किस पे डिपेंड करता है? ये प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे प्रॉपर्टी डिपेंड करता है देन इट्स कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो उसके वेपर पार्टिकल्स हैं, उसके जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है सरफेस के ऊपर, दैट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर। Pressure exerted by vapor molecules on the surface of liquid solution at the equilibrium is called vapor pressure। तो vapor pressure का definition हमने क्या नोट किया था? Vapor pressure, pressure exerted by vapor molecules on the surface of liquid solution is called vapor pressure। क्लियर है? Pressure exerted by vapor molecules on the surface of
लिक्विड सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो ये डेफिनेशन हमने पहले भी किया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहां पर फर्स्ट पॉइंट हो गया वेपर प्रेशर। अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो मैंने पहले वेपर प्रेशर नोट कर लिया। अब पॉइंट आया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, कंप्लीट अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रीजन, क्योंकि यहां पर अपने पास ये जो है सॉलिड केवल सॉलिड पार्ट में डिपेंड नहीं कर रहा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमने पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ली। अब हम बात करते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मींस क्या है? तो इसके लिए क्या डेफिनेशन नोट किया? इफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वॉलेटाइल, ये कीवर्ड हमको लर्न करना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन प्योर volatile solvent, then vapor pressure of solution decreases. It's called lowering of vapor pressure. तो डेफिनेशन क्या आया? If non-electrolyte, non-volatile solute dissolve in pure volatile solvent, then the vapor pressure of solution decreases. It's called lowering of vapor pressure. देखो यहां पर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। ठीक है, अब यहां पर ये वॉलेटाइल है, इट मींस ये जो सॉल्वेंट है ये तो क्या हो सकता है अपने पास? वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर पार्टिकल्स में, वेपर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकता है। बट सॉल्यूट जो है वो कैसा है? नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ना इसमें डिसोसिएशन पॉसिबल है, ना एसोसिएशन पॉसिबल है, और ना ही क्या होगा, ये वेपराइज होगा। इट मींस सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो वेपराइज नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या कहा इसको कि नॉन वॉलेटाइल है। अब जैसे मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, अब देखो सपोज करो ये मेरे पास सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। मैंने इस प्योर सॉल्वेंट को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट प्रोवाइड किया, और सपोज करो कि यहां पर जो वेपर मॉलिक्यूल्स है वो कितना है? 50 मॉलिक्यूल्स है। हम ये अज्यूम कर ले कि यहां पर जो प्योर सॉल्वेंट था, जब उसको मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया तो यहां पर इसका जो वेपर प्रेशर था वो कितना था? 50 एटीएम। सपोज करो 50 एटीएम था। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसके अंदर कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, और जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो अब क्या बन गया अपने पास? ये सॉल्यूशन। रीजन, क्योंकि हमारे पास यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, बट सॉल्यूट जो है वो कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, और सॉल्वेंट कैसा है? वॉलेटाइल नेचर का है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया मैंने और इसको वापस 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट प्रोवाइड किया, तो अब यहां पर सरफेस पे जो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स था वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिक्रीज? डिक्रीज होने का रीजन क्या है? बिकॉज पहले कंप्लीटली जो हीट था वो किसको मिल रहा था? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को मिल रहा था। बट यहां पर इस केस के अंदर कुछ हीट जो है वो कौन एब्सॉर्ब करेगा? सॉल्यूट पार्टिकल एब्सॉर्ब करेगा, और जब सॉल्यूट पार्टिकल हीट को एब्सॉर्ब करेगा तो उस केस के अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वेपराइजेशन पहले कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहले यहां पर सरफेस पे कंप्लीट मॉलिक्यूल्स किसके थे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, और सॉल्वेंट कैसा था? वॉलेटाइल नेचर का था। इसलिए जैसे मैंने हीट प्रोवाइड किया वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। बट अब यहां पर सरफेस के ऊपर कुछ अमाउंट किसका है? सॉल्यूट का है, और कुछ अमाउंट किसका है? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट वेपराइज होता है, बट सॉल्यूट क्या है? नॉन वॉलेटाइल है, वेपराइज नहीं होगा। इट मींस नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यहां पर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स थे 50, मैंने अज्यूम किया कि यहां पर वेपर प्रेशर कितना है? 50 एटीएम, और इस केस के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो कितना रह गया? सपोज करो मेरे पास यहां पर कि वेपर प्रेशर या वेपर मॉलिक्यूल कितना रह गया? 40 रह गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आई बात कि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। रीजन, क्योंकि कुछ हीट का अमाउंट जो है वो किसने एब्सॉर्ब किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने, और नॉन वोलेटाइल से वो वेपराइज नहीं होता है। तो उस केस में जो सॉल्वेंट है उनके पास हीट का जो क्वांटिटी था वो यहां पर फर्स्ट केस के कंपैरिजन में कम हुआ, तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गया, और नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गया तो उस केस में वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। क्लियर है? अब हम ये अज्यूम करें कि सपोज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नोट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज Ps। तो उस केस में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंडिकेटेड डेल्टा P इक्वल्स टू क्या हो गया, किसका वेपर प्रेशर आया था, सॉल्वेंट का, कितना था P नोट, सॉल्यूशन कितना है Ps, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा P। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इतना डिक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ, डेल्टा P अमाउंट डिक्रीज हो गया। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था 50 और सॉल्यूशन कितना है 40, तो कितना डिफरेंस आया 10 atm का। इट मींस अपने पास जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 10 atm डिक्रीज हो गया है। क्लियर है? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कि जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि कुछ अमाउंट जो हीट का है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स एब्सॉर्ब करते हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल वेपराइज नहीं हो सकता, इसलिए सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वेपराइजेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस डेल्टा P। तो ये तो हो गया हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं हम इसके अंदर कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मीन्स हुआ। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां पर हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिया, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure is the ratio of pure vapor pressure of ratio of lowering of vapor pressure and pure vapor pressure of solvent. Relative lowering of vapor pressure is the ratio of lowering of vapor pressure and pure vapor pressure of solvent. It's called relative lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure P नोट माइनस PS किसके साथ निकाला हमने, किससे रिलेट कर रहे हैं इसको हम, प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर से। तो इनका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन P नोट। तो क्लियर हो गया हमारे पास कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई अपने पास। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपने पास एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का जो रेशियो होता है दैट्स कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है हमारे पास ये। अब देखो हम इसको आगे रिलेट करते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है इसको प्रूव करना है हमको। तो कैसे प्रूव करें भाई, तो मैंने क्या किया, राउल्स लॉ की हेल्प ले अपन यहां पर। सपोज करो मेरे पास ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो उस केस के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मली सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। यहां पर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A क्या अपने पास, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। मेरे पास जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, सम होगा, किसके सम के इक्वल होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का जो समेशन है वो किसके इक्वल हो गया, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल होगा। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो उस केस में
इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है अपने पास, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो उस केस में हमारे पास पीएस जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, पी नोट एक्स सॉल्वेंट हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब बात करें हम यहां पर डेल्टा पी की, तो डेल्टा पी क्या है अपने पास, पी नोट माइनस टीएस। पीएस की वैल्यू क्या है, पी नोट एक्स सॉल्वेंट, तो उसके इसमें क्या लिखा मैंने, पी नोट माइनस पी नोट एक्स सॉल्वेंट। क्लियर है। यहां पर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया पी नोट को, तो 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट डेल्टा पी, और डेल्टा पी अपॉन पी नोट क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को रिमाइंड करना है, एक्स सॉल्यूट इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट है उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। तो 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट किसके इक्वल हो गया, एक्स सॉल्यूट के। उस केस में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इट मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, ये इक्वल है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन हमने क्या बोला था, प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। और यहां पर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गया हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो हमने यहां पर ये प्रूव किया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या है हमारे पास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बिकॉज अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड किया तो उसका पार्शियल प्रेशर होगा 0, तो उस केस में सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो केवल सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। और पार्शियल प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होता है। तो पीएस की वैल्यू कितना हो गया, पी नोट एक्स सॉल्वेंट। इस वैल्यू को अगर फॉर्मूले में प्लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। इट मींस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। क्लियर है अपने पास ये चीज। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आगे कि सपोज अपने पास इसके इक्वेशन को आगे और सॉल्व करें। सपोज Na या हमारे पास है सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू कितना है, Na, और या स्मॉल n, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, कैपिटल N। तो उस केस के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यानी हमारे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया, क्या लिखे हम, डेल्टा P अपॉन P नोट इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। बट अगर सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उस केस के अंदर स्मॉल n इज लेस देन कैपिटल N। सपोज करो मैंने क्या किया, एक बाल्टी ले लिया पानी भर के, उसमें 1 स्पून साल्ट को मिक्स कर दिया, तो उस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन हो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है, 1 गिलास पानी के अंदर 1 स्पून सॉल्ट मिला दिया, वो क्या है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। बट अगर उसी को हमने एक बकेट ले लिया, पूरा एक बाल्टी ले लिया अपन ने, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। उस केस में n इज लेस देन कैपिटल N। तो n प्लस n जो है इसको हम केवल कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P नोट क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। देखो यहां पर सेकंड इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, डेल्टा P अपॉन P नोट इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट
थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये आया और फोर्थ इक्वेशन आ गया डेल्टा P अपॉन P नोट इक्वल्स टू N अपॉन N। अब हमने क्या किया इसके अंदर, सपोज W1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विच मोलर मास M1 and W2 gram of solvent which molar mass M2। तो उस केस के अंदर यहां पर वैल्यूज क्या आएगा, डेल्टा P अपॉन P नोट इक्वल्स टू W1 अपॉन M1 एंड W2 मल्टीप्लाई M2। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने मोलर मास, सॉल्यूट के मोलर मास के साथ भी रिलेट कर दिया, क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनसे अपन सॉल्यूट का मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये फॉर्मूला था, इसमें वैल्यूज रख दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर सपोज मेरे को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, W1 M2 अपॉन W2 मल्टीप्लाई P नोट अपॉन डेल्टा P। तो ये हमारे पास आ गया मोलर मास और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में रिलेशनशिप। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, और उसमें जो फॉर्मूले निकाले हमने, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू X सॉल्यूट। सेकंड हमारे पास आ गया X सॉल्यूट N अपॉन M प्लस N फॉर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये वैल्यूज रख दें तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स W1 M1 M2 W2, और मोलर मास के साथ रिलेशनशिप निकालें तो ये हमारे पास मोलर मास के साथ लॉरिंग वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप है। तो ये थे हमारे पास आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब तक ये जो टॉपिक है इनको रिवाइज करना है, पढ़ना है, और इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।